हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग 29। हर्षित हुआ नाराज़। दूसरी तरफ आदित्य ईशानी को लेकर घर जाने लगा। अभी वह थोड़ी दूर ही आया था कि ईशानी ने उसे गाड़ी रोकने को कहा, पर आदित्य चाहता था कि वह ईशानी को लेकर सीधा घर जाए, इसलिए वह गाड़ी नहीं रोकता। ईशानी जब देखती है कि आदित्य ने गाड़ी नहीं रोकी तो वह जोर जोर से रोने लगी। आदित्य उससे पूछता है, रो क्यों रही हो? ईशानी रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। इस वक्त ईशानी किसी रूठे हुए बच्चे की तरह लग रही थी। उसे ऐसा देखकर आदित्य को उस पर बड़ा ही प्यार आने लगा। वह प्यार से उसे मनाते हुए बोला, अच्छा सॉरी, अब बताओ रो क्यों रही थी? ईशानी फिर से मुंह फुलाते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आदित्य गाड़ी साइड में रोक देता है, फिर अपने कान पकड़ते हुए बोला, लो, अब मैं अपने कान पकड़कर तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, अब तो माफ़ कर दो। ईशानी उसके इस तरह कान पकड़ने से खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपसे नाराज नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर आदित्य को याद आया कि झील के किनारे ईशानी ने उससे कहा था कि वह उससे नाराज नहीं रह सकती, क्योंकि जितने दिन वह उसके साथ है वो सभी दिन वह शांति से बिताना चाहती है। आदित्य इस बात को याद करके दुखी हो गया। तभी ईशानी गाड़ी से का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। आदित्य देखता है ईशानी गाड़ी से निकलकर सीधा एक गोलगप्पे के ठेले के पास पहुंची। वह गोलगप्पे वाले से बोली, भैया एक प्लेट गोलगप्पे लगा दीजिए, वह भी तीखे वाले। आदित्य जब ईशानी को देखता है तो वह भी उसके पास आ गया। आदित्य को देखकर ईशानी बोली, लो तुम भी ट्राई करो, और एक गोलगप्पा उसके मुंह में डाल देती है। आदित्य कभी ऐसी चीजें नहीं खाता था, इसलिए एक गोलगप्पा खाते ही उसे खांसी आ गई। ईशानी फौरन उसकी पीठ सहलाने लगी। थोड़ी देर में ही आदित्य की खांसी रुक गई। वह ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम कैसे इतना तीखा खा सकती हो? तभी थोड़ी दूर खड़े लड़कों में से एक बोला, तीखी लड़कियों को तीखा ही पसंद आता है। यह सुनते ही आदित्य उनकी तरफ देखने लगा। वे ईशानी को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। आदित्य ईशानी के आगे खड़ा हो गया ताकि वह ईशानी को देख न सके। ईशानी ने जब सारे गोलगप्पे खा लिए तो गोलगप्पे वाले ने उससे पैसे मांगे। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, पैसे मेरे पति देंगे। अपने लिए पति सुनते ही आदित्य ईशानी की तरफ देखने लगा। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। आदित्य भागकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि ईशानी उसके साथ नहीं आ रही। वह पीछे मुड़कर देखता है तो ईशानी अपनी बाहें फैलाए बारिश में भीग रही थी। आदित्य उसे आवाज देते हुए बोला, ईशानी जल्दी गाड़ी में बैठो। ईशानी मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे बारिश में भीगना है। पर आदित्य जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा देता है, क्योंकि वह जानता था कि बारिश में भीगने से ईशानी की तबीयत खराब हो जाती है। ईशानी उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे अभी और भीगना है। आदित्य मना करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना, ज्यादा देर बारिश में भीगने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी बात सुनकर ईशानी फिर से गुस्सा होकर बैठ गई। अब की बार आदित्य ने गाड़ी सीधा घर पर ही रोकी। गाड़ी रुकते ही ईशानी दरवाजा खोलकर सीधा अपने कमरे में चली गई। आदित्य गाड़ी पार्क करके ईशानी के पीछे पीछे रूम में आया, मगर जब वह रूम में पहुंचा तो ईशानी वहां नहीं थी। वह उसे बाथरूम में देखता है, पर वह वहां भी नहीं थी। आदित्य पूरे कमरे में ईशानी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर बालकनी में गई, जहां ईशानी अपने हाथ आगे बढ़ाकर बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। आदित्य धीरे से ईशानी के पास पहुंचा। वह ईशानी के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसे लगा कि ईशानी को पता नहीं चला कि वह उसके पीछे खड़ा है, पर इस वक्त ईशानी के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वह जानती है कि आदित्य उसके पीछे खड़ा है। ईशानी अपनी हथेली में बारिश का पानी इकट्ठा करती है और अचानक पीछे घूमकर वह पानी आदित्य के ऊपर फेंक देती है। आदित्य इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस तरह अचानक पानी गिरते ही वह एकदम हड़बड़ा गया। ईशानी जैसे ही भागने को हुई,
आदित्य उसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचता है, जिससे ईशानी सीधा उसके सीने से लग गई। आदित्य ईशानी की आंखों में देखने लगा। ईशानी भी उसे ही देख रही थी। दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आदित्य के होठ धीरे धीरे ईशानी के होठों की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही आदित्य के होठ ईशानी के होठों को छूने वाले थे, तभी ईशानी आदित्य को धक्का देकर हंसते हुए अंदर की तरफ भाग गई। आदित्य वही खड़ा ईशानी की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कपड़े बदलकर सोने के लिए लेट गए। जैसे ही आदित्य लेटकर अपनी आंखें बंद करता है, किसी की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वह झटके से अपनी आंखें खोलता है तो ईशानी उसकी बगल में लेटी उसे ही देख रही थी। वह फौरन बैठ गया और पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशानी पपी फेस बनाकर बोली, अपने हबी के साथ सो रही हूँ, और उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है, जिससे आदित्य फिर से लेट गया। अब तो ईशानी ने अपना सिर आदित्य के सीने पर रखा और कसकर उससे लिपट गई। उसके ऐसा करते ही आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह ईशानी को अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, देखो, अगर तुम्हें यहाँ सोना है तो तुम सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। यह कहकर जैसे ही वह जाने को हुआ, ईशानी फिर से उसे खींच लेती है और दोबारा उसके सीने पर सरक कर लेट गई। वह बोली, इतना भी नहीं पता, पति पत्नी एक साथ सोते हैं, ना कि अलग अलग। उसकी बात सुनकर आदित्य भी उसके मजे लेते हुए बोला, पति पत्नी तो और भी बहुत कुछ करते हैं, तो फिर हमें भी वह करना चाहिए। ईशानी उसकी बात सुनकर मासूमियत से पूछती है, और क्या करते हैं? आदित्य उसकी मासूमियत देखकर आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। वह ईशानी को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, कुछ नहीं, अब तुम चुपचाप सो जाओ। ईशानी भी उसके सीने पर सर रखकर सो जाती है। थोड़ी देर में ही आदित्य को महसूस हुआ कि वह सो गई, तो वह उसे सीधा लेटाकर उसके चेहरे को देखने लगा। वह बोला, क्यों बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान लेती हो? आखिर मैं भी इंसान हूँ और मेरे अंदर भी जज्बात हैं। अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर इस तरह बार बार मेरे अरमानों को मत जगाओ। डरता हूँ कि कहीं मेरे मचलते अरमान मुझे कोई गलती करने पर मजबूर ना कर दे। यही सब सोचते हुए वह भी नींद के आगोश में चला गया। सुबह के समय जब जानवी की आंख खुली तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह अपना सिर पकड़कर धीरे धीरे आंखें खोलती है तो अपने आप को किसी अनजान कमरे में देखकर घबरा जाती है। वह याद करने की कोशिश करती है कि कल रात क्या हुआ था। उसे कुछ कुछ याद आता है कि रजत और आशीष ने ईशानी को पकड़ रखा था, और जब वह उसे बचाने के लिए गई तो आशीष ने उसे भी पकड़ लिया। वे दोनों उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक कहीं से आदित्य और हर्षित वहां आ गए। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं आता। वह जितना ज्यादा सोचने की कोशिश करती है, उतना ही उसके सिर में दर्द होने लगता। वह दोनों हाथों से अपना सिर दबाने लगी। तभी रूम का दरवाजा खुला और हर्षित हाथों में नींबू पानी का गिलास लेकर अंदर आया। वह नींबू पानी जानवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो यह नींबू पानी पी लो, इससे तुम्हारे सिर का दर्द चला जाएगा। जानवी उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं यहाँ कैसे, और शानू कहाँ है? हर्षित उसके हाथों में गिलास पकड़ाते हुए बोला, शांत हो जाओ, पहले यह नींबू पानी पियो, फिर मैं सब बताता हूँ। जानवी वह नींबू पानी ले लेती है और पी लेती है। हर्षित उसके हाथों से खाली गिलास लेकर साइड टेबल पर रखते हुए बोला, भाभी आदित्य के साथ घर पर है और तुम मेरे साथ यहाँ होटल में। होटल का नाम सुनते ही जानवी की आंखें बड़ी हो गई। वह चिल्लाते हुए बोली, क्या हम होटल में हैं? तुम मुझे यहाँ होटल में क्यों ले आए? मेरे घर भी तो ले जा सकते थे। तभी जानवी का ध्यान अपने कपड़ों पर गया। वह हर्षित पर चिल्लाते हुए पूछती है, यह मेरे कपड़े किसने बदले? हर्षित समझ गया कि जानवी को रात का कुछ भी याद नहीं। यह जानकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह उसके मजे लेते हुए शर्माते हुए बोला, और किसने उतारे होंगे? तुमने खुद उतारे, और यह कपड़े भी मैंने जबरदस्ती तुम्हें पहनाए। तुम तो कुछ भी पहनना नहीं चाहती थी। उसकी बातें सुनकर जानवी हैरानी से बोली, क्या? वह घबराते हुए पूछती है, मैं क्यों अपने कपड़े उतारने लगी? तुम झूठ बोल रहे हो। हर्षित आराम से जानवी के सामने बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता था तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। कल उन लड़कों ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, और जब मैं तुम्हें वहां से बचाकर लाया
तो तुमने अपने घर जाने से इनकार कर दिया। तुम कह रही थी कि तुम्हें घर नहीं जाना, तुम्हें मेरे साथ रहना है। मेरे बहुत समझाने पर जब तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहाँ होटल में ले आया। अब ऐसी हालत में तुम्हें अपने घर तो नहीं ले जा सकता था, पर तुमने तो यहाँ आकर मेरे साथ ही। इसके आगे बोलते हुए वह चुप हो गया, पर जानवी समझ गई कि वह आगे क्या बोलना चाहता है। वह उस पर चिल्लाते हुए बोली, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, वह भी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हर्षित को जानवी का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, मतलब तुम किसी और के साथ यह सब कर सकती थी? मैं तो तुम्हें एक शरीफ लड़की समझता था, पर तुम भी उन लड़कियों की तरह निकली जो किसी भी लड़के के साथ। इसके आगे वह कुछ बोल पाता। जानवी उस पर गुस्सा करते हुए बोली, अपना मुंह बंद रखो, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती। हर्षित को अब उसे परेशान करने में मज़ा आने लगा। वह उसके करीब जाते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो यह देखो। यह कहकर वह अपनी गर्दन और शरीर पर बने दांतों और नाखूनों के निशान दिखाता है, जिन्हें देखकर तो जानवी की बोलती ही बंद हो गई। हर्षित कहता है, अब बोलो, क्या कोई जवाब है तुम्हारे पास? रात को जो भी हमारे बीच हुआ वह तुमने शुरू किया। हर्षित की ऐसी बात सुनकर जानवी का दिमाग खराब हो गया। वह हर्षित का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोली, अच्छा तो शुरुआत मैंने करी और खत्म तुमने किया? वाह हर्षित खुराना, वाह, तुम भी उन लड़कों जैसे निकले, तुमने भी मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। अरे मैं तो होश में नहीं थी, पर तुम तो होश में थे। क्या इतना ही कंट्रोल था तुम्हारे अपने ऊपर कि अगर एक लड़की होश में ना हो तो तुम उसका फायदा उठाओ? नफरत करती हूँ मैं तुम जैसे आदमियों से, जो एक लड़की की इज्जत को अपने खेलने की चीज समझते हो। इसके आगे उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई, क्योंकि हर्षित के होठों ने जानवी के होठों को बंद कर दिया था। वह बहुत एग्रेसिवली जानवी को किस कर रहा था, पर इस किस में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा था जो हर्षित जानवी पर निकाल रहा था। हर्षित तो बस जानवी के साथ थोड़ा सा मजाक करना चाहता था, पर जानवी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर हर्षित को गुस्सा आ गया। इसलिए उसका मुंह बंद करने के लिए वह उसके होठों पर किस करने लगा। काफी देर तक हर्षित जानवी को किस करता रहा, पर जब उसे लगा कि अब जानवी सांस नहीं ले पा रही, तो वह झटके से उससे अलग हुआ और जानवी के कंधों को पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत बोल लिया तुमने। आज मुझे पता चला कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुमने तो मुझे उन लड़कों के साथ खड़ा कर दिया जिनसे मैं तुम्हें बचाकर लाया था। कम से कम थोड़ा तो विश्वास करती मुझ पर। मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक लड़की की इज्जत उसके लिए क्या मायने रखती है, और मैं कभी भी किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। अरे अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता तो उस रात कॉलेज में भी तुम मेरे साथ पूरी रात अकेली थी, मैं तब भी तुम्हारा फायदा उठा सकता था। पर हर्षित खुराना कभी किसी का फायदा नहीं उठाता। कल रात मैंने कई बार तुमसे तुम्हारा एड्रेस पूछा, पर तुम्हें तुम्हारा एड्रेस भी याद नहीं था, और जैसी हरकतें तुम कर रही थी मैं तुम्हें घर भी नहीं ले जा सकता था। इसलिए मैं तुम्हें होटल ले आया, और उस ड्रेस में तुम कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए एक फीमेल स्टाफ से कहकर तुम्हारे कपड़े बदलवाए। जैसी हरकतें तुम कर रही थी उसे रोकने के लिए जब मैंने तुम्हें पकड़ा तो तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। जगह जगह मुझे काटा और अपने नाखूनों से खरोचा, पर फिर भी किसी तरह मैंने तुम्हें शांत किया और सुला दिया। पूरी रात मैं यहाँ सोफे पर बैठा रहा कि कहीं जागकर तुम फिर कोई उटपटांग हरकतें ना करने लगो। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो उसके लिए सॉरी। यह कहकर वह उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर वह रुका और मुड़कर जानवी की तरफ देखते हुए बोला, मिस जानवी, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही कोई लड़का किसी लड़की की मदद करने से डरता है कि कहीं वह लड़की उस पर ही इल्जाम ना लगा दे। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकलकर जोर से दरवाज़ा बंद करता है। उसके जाते ही जानवी सोचने लगी, यह क्या कर दिया तूने? उसने तो तुझे उन घटिया लोगों से बचाया और तूने उसी पर ही सारा इल्ज़ाम लगा दिया। अब जानवी को अपनी कही हुई बातों पर पछतावा हो रहा था। वह जल्दी से उठी और अपने कपड़े चेंज करके उस होटल से निकल गई। अगले दिन जब जानवी और ईशानी कॉलेज पहुंची तो समीर उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। वह हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोला, मैं इस काबिल तो नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो, पर फिर भी मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
बस इस बार माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यह कहते हुए वह वहीं उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। जानवी तो अब भी उससे गुस्सा थी, पर ईशानी उसे उठाते हुए बोली, समीर, तुमने जो किया वह बहुत बड़ी गलती थी, पर समय रहते तुमने उस गलती को सुधार लिया, इसलिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं। पर आगे से हम कभी तुमसे बात नहीं करेंगे और ना तुम कभी हमसे बात करने की कोशिश करना। यह कहकर वे दोनों वहाँ से चली गई और समीर उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे समझ आ गया कि किसी से आप ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो सामने वाले की इच्छा का भी सम्मान करना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती अपना प्यार उस पर थोपना चाहिए। क्या जानवी की यह गलती तोड़ देगी हर्षित का दिल? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये कहानी का ये भाग? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।